आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता के विकास का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में जब हम देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता के क्रमिक विकास का अध्ययन कर रहे थे, तब हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स तक जो ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास था उसका क्रमशः अध्ययन किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल सर्वोच्चता के विकास के अध्ययन की दृष्टि से आवश्यक है वो है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जो है उसके आने तक भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। उसको भारत की राजनीतिक व्यवस्था से घृणा थी। वह भारत में एक सुसंगठित और शक्तिशाली आधुनिक राज्य कायम करना चाहता था। उसका विचार था कि चूंकि अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक प्रधानता प्राप्त कर ली है, इसीलिए अब उन्हें बफर स्टेट्स की आवश्यकता नहीं है। इसलिए डलहौजी ने हर संभव उपाय से देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना अपना लक्ष्य बना लिया और इसके लिए उसने सर्वोच्चता के सिद्धांत का विस्तार किया। डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को कार्यान्वित करने के लिए 4 प्रमुख उपायों का सहारा लिया। पहला उपाय था राज्यों पर युद्ध थोपकर, दूसरा था कुशासन का आरोप लगाकर, तीसरा कंपनी की बकाया राशि वसूलने के नाम पे तथा चौथा गोद लेने की प्रथा का निषेध करके। इन चारों तरीके से उसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। डलहौजी ने पंजाब और बर्मा पर आक्रमण करके और उन्हें पराजित करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसने कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अवध का भी अपहरण कर लिया। कंपनी की बकाया राशि को वसूलने के लिए उसने हैदराबाद के निज़ाम से बरार का क्षेत्र प्राप्त कर लिया। चौथा और अंतिम उपाय यह था कि उसने गोद लेने की प्रथा का निषेध कर दिया और उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विलय के सिद्धांत का सहारा लेकर सतारा, जैतपुर, बाघात, संबलपुर, छोटा उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि देशी राज्यों को कंपनी के राज्य में मिला लिया। डलहौजी का कहना था कि भारतीय राज्यों में पैतृक वारिस न होने पर उस राज्य की सत्ता अपने आप ही ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो जाएगी। अपनी इस नीति को तर्कसंगत बनाने के लिए डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा। पहली श्रेणी में वे राज्य थे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए थे। दूसरी श्रेणी में वे राज्य थे जो अंग्रेजों के अधीनस्थ थे और तीसरी श्रेणी में वे राज्य थे जो भारत में कंपनी की सत्ता स्थापित होने के समय अस्तित्व में थे, जिन्हें आंतरिक प्रभुसत्ता प्राप्त थी और जिनके साथ संधियां करते समय कंपनी ने उनकी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया था। भारतीय राज्यों को इस प्रकार 3 श्रेणियों में विभाजित कर डलहौजी ने यह आदेश निकाला कि प्रथम श्रेणी के नरेशों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा, दूसरी श्रेणी के नरेशों को अंग्रेज़ों की अनुमति से गोद लेने का अधिकार होगा और तीसरी श्रेणी के नरेश किसी भी बच्चे को गोद लेने में स्वतंत्र थे। यह जानते हुए भी कि इस प्रकार का विभाजन दोषपूर्ण है, उसने इसको कार्यान्वित किया क्योंकि यह नीति अंग्रेज़ों के हित में थी और इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का खूब विस्तार हुआ। सतारा का राज्य डलहौजी की इस नीति का पहला शिकार बना। सतारा के राजा ने अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना जिस बालक को गोद लिया था उसे स्वीकृति नहीं दी और 1848 में राजा की मृत्यु हो जाने के पश्चात सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसी तरह से 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी के राज्य को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। संबलपुर, बाघात, जैतपुर, छोटा उदयपुर आदि राजाओं के भी कोई पुत्र नहीं होने पर के राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए। केवल उन मामलों में गोद लेने की अनुमति दी गई
जहां राजनीतिक कारणों से इस नीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा डलहौजी ने वे राज्य जिन्हें कंपनी के राज्य में मिलाते समय उनके शासकों को पेंशन मिलती थी। डलहौजी का विचार था कि पेंशन परंपरागत नहीं होती और पेंशन भोक्ता के उत्तराधिकारियों को वह नहीं मिलनी चाहिए। इस आधार पर उसने पदों और पेंशन को समाप्त कर दिया। कंपनी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए पेंशन निश्चित की थी। 1852 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाने के पश्चात डलहौजी ने उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन बंद कर दी। 1853 में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका भी पद समाप्त कर दिया गया। 1853 में तंजौर का राजा भी मर गया। उसके वंशजों को भी राजा की पदवी से वंचित कर दिया गया। यही नहीं, मुगल सम्राट के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। उसकी पेंशन की रकम में कमी कर दी गई और उसको लाल किला खाली करने को बाध्य किया गया। इस तरह से डलहौजी ने हर संभव प्रयास से भारतीय राजाओं को कोई मौका नहीं छोड़ा कि उनके राज्य को मिला लिया जाए, उन्हें उनकी अधीनस्थ स्थिति का एहसास कराया जाए। अब हम देखते हैं इसका अगला चरण, जो कि अधीनस्थ एकीकरण की नीति है, जो कि 1857 के बाद प्रारंभ होती है। इस नीति का चरण 1858 से 1906 तक रहता है। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। इस क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार के भारतीय राज्यों के साथ संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज्यों के प्रति जिस नई नीति का सूत्रपात किया उसे ली वार्नर ने अधीनस्थ एकीकरण का नाम दिया। इस नीति की दो प्रमुख विशेषताएं। पहला, देशी राज्यों की अधीन स्थिति के बारे में अब कोई संदेह नहीं रह गया था, लेकिन यह अधीनता कंपनी के शासनकाल की अधीनता से भिन्न थी। दूसरा यह कि क्रांति से पूर्व देशी नरेशों को तुच्छ समझा जाता था और उन्हें पृथक रखा जाता था, लेकिन क्रांति काल में देशी राज्यों के शासकों ने ब्रिटिश सरकार को जो सहयोग दिया, उससे सरकार को यह विश्वास हो गया कि यदि भविष्य में इस तरह की किसी घटना को रोकना है तो उन्हें देशी राज्यों के बांध के रूप में प्रयोग करना होगा, अन्यथा भारत में उनके अस्तित्व का अंत हो जाएगा। इसीलिए भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेज़ों की नीति में परिवर्तन आने लगा। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करके भारत का शासन ब्रिटिश ताज ने ग्रहण कर लिया और भारत के गवर्नर जनरल को एक अतिरिक्त पद नाम दिया गया और वह पद नाम था वाइसराय। वाइसराय का अभिप्राय ब्रिटिश ताज के उस प्रतिनिधि से था जो देशी रियासतों में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व करता था। अब देशी राज्यों के साथ यह नीति अपनाई गई कि उन्हें पृथक न रखकर भारतीय प्रशासन से संबद्ध रखा जाए, अर्थात उन्हें अपने साथ मिलाकर एकीकृत करके रखा जाए। अब देशी राज्य, हालांकि उनकी स्थिति अधीनस्थ की ही थी, अब देशी राज्य एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार के सामंत बन गए और यह उम्मीद की जाती थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा में ब्रिटिश सरकार को सहयोग देंगे। क्योंकि 1857 की क्रांति के कारणों का विश्लेषण करने पर ब्रिटिश सरकार को यह ज्ञात हुआ कि विलय नीति भी बहुत हद तक जिम्मेदार थी। इसीलिए सरकार ने विलय नीति का त्याग करके एक नई नीति का सूत्रपात किया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा में कहा गया कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाएगी तथा देशी नरेशों व नवाबों के साथ जो समझौते हुए हैं ब्रिटिश सरकार उनका आदर करेगी तथा उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने विलय नीति का परित्याग कर दिया। भारतीय नरेशों को उनके अधिकार लौटा दिए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई और
उन्हें संदें दी गई। ब्रिटिश सरकार ने 160 तरह की संदें जारी की, जिसके द्वारा देशी रियासतों के नरेशों को आश्वस्त किया गया कि जब तक वे ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे और संधियों का पालन करेंगे, तो ब्रिटिश सरकार भी उनके साथ उनके अधिकारों को मान्यता देती रहेगी। कैनिंग ने यह कहा कि ये संदें भारत सरकार को देशी रियासतों के संबंध में अनुचित कदम उठाने से, अराजकता और दंगों की स्थिति में समुचित कार्यवाही करने से नहीं रोकेगी। साथ ही यदि कोई देशी रियासत के अस्थायी प्रबंध को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा संभालने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तो सरकार वैसा करने से भी नहीं चूकेगी। कैनिंग ने यह भी कहा कि ब्रिटिश सम्राट का, जो कि भारत में सर्वोच्च सत्ता है, अब भारतीय सामंतों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। यह हमारी इच्छा है कि इस प्रकार की सामंतशाही की प्रथा को कायम रखा जाए। इससे साम्राज्य की सुरक्षा बढ़ेगी और यह तभी संभव है जब हम देशी रियासतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखें और उन्हें शाही यंत्र की तरह प्रयोग में लाएं। लॉर्ड मेयो ने भी राजपूत शासकों की सभा में भाषण देते हुए कहा था, एक नवीन नीति का प्रतिपादन किया था। यदि हम आपकी सत्ता और शक्ति को स्वीकार करते हैं, तो बदले में आशा करते हैं कि आप अच्छा प्रशासन दें। हम चाहते हैं कि समस्त राजपूताना में न्याय तथा व्यवस्था स्थापित की जाए और प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति सुरक्षित हो। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार अब भारतीय रियासतों में प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने लगी और इसके लिए उसने मनोनीत दीवान, ब्रिटिश रेजिडेंट और अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की। इससे अनेक नए राजनीतिक सिद्धांत प्रारंभ हुए, जिनका पुरानी संधियों से कोई संबंध नहीं था। इन नए राजनीतिक सिद्धांतों के कारण सभी तरह की रियासतों से, चाहे वे बड़ी हो या छोटी, एक सा संबंध स्थापित किया गया। इस संबंध में ब्रिटिश सरकार का कहना था कि 1858 के बाद की परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है। अब शासकों के अधिकार, पद, प्रतिष्ठा ब्रिटिश ताज की इच्छा पर निर्भर हो गए हैं और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई संधियों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। इस समय इससे शासकों की स्थिति में भारी परिवर्तन आ गया और लॉर्ड कर्जन के समय यह नीति अपने चरम शिखर पर पहुंच गई। अब ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। ब्रिटिश नरेश के सामने ब्रिटिश सरकार के साथ कोई भी भारतीय नरेश अब समानता का व्यवहार नहीं कर सकता था और सर्वोच्चता को कायम रखने के लिए नए नए तरीकों का प्रयोग किया गया। 1875 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया तो देशी नरेशों ने उसका भव्य स्वागत किया। 1876 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भारत साम्राज्य की उपाधि धारण की। इसी समय दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया, जिसमें सभी नरेशों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित की। इसी तरह के दरबार बाद में भी आयोजित किए जाते रहे, जिसमें देशी नरेशों को ब्रिटिश सरकार से उपाधियां दी जाने लगी। उनके लिए तोपों की सलामी निर्धारित की जाती थी। इस प्रकार देशी नरेशों को पद, उपाधि, मर्यादा, सम्मान सब कुछ ब्रिटिश सरकार ही प्रदान करने लगी। किसी देशी नरेश से अप्रसन्न होने पर ब्रिटिश सरकार उसके लिए निर्धारित तोपों की सलामी कम कर देती थी। बटलर समिति, जिसे कि शासकों के अधिकारों और राज्यों की आर्थिक सुविधाओं के संबंध में रिपोर्ट देना था, का विचार था कि ब्रिटिश सरकार और भारत की सार्वभौम रियासतों के साथ एक बढ़ता हुआ ऐसा संबंध था जिससे समय समय पर अपनी इच्छा अनुसार तोड़ा मरोड़ा जा सकता था। देशी राज्यों के
आंतरिक प्रशासन पर अंग्रेज़ों का पूरा नियंत्रण होना था। राज्यों के उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से ही बनते थे। उत्तराधिकार पर विवाद होने पर अंतिम निर्णय ब्रिटिश सरकार का होता था। यदि किसी राज्य में राजकुमार अवयस्क होता था तो शासन संचालन हेतु ब्रिटिश रेजिडेंट की अध्यक्षता में संरक्षण परिषद रीजेंसी काउंसिल होती थी। इस तरह से देशी रियासतों के शासकों को पदच्युत करने और सजा देने का भी अधिकार ब्रिटिश ताज ने ग्रहण कर लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद किसी भी परिस्थिति में राज्य जो है ब्रिटिश शासन में नहीं मिलाया जा सकता था। 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसे मामले हैं जिनसे ब्रिटिश सरकार की यह नीति प्रमुखता से स्पष्ट होती है। पहला मामला बड़ौदा के शासक गायकवाड़ पर अभियोग लगाना, उसको गद्दीच्युत करना। दूसरा मैसूर राज्य का हस्तांतरण करना। तीसरा मणिपुर में विद्रोह और उसे दबाना। चौथा पटियाला का मामला और पांचवां जो है हैदराबाद का मामला। 1873 में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ पर कुशासन का आरोप लगा और इस आरोप पर उसे जो है गद्दी से पदच्युत कर दिया गया और बड़ौदा की गद्दी जो है परिवार के उसके उत्तराधिकारियों को भी गद्दी नहीं दी गई और परिवार के एक बालक सयाजी राव को बड़ौदा की गद्दी पर बिठाकर राज्य का प्रशासन संरक्षण परिषद को सौंप दिया गया। यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि एक भारतीय शासक की गिरफ्तारी और उसके विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई वास्तव में एक नई कार्यवाही थी। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप कितना उचित था, लेकिन ब्रिटिश सरकार सर्वोच्च थी। दूसरा मामला 1891 में मणिपुर में विद्रोह का था। विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर के शासक को हटा दिया। उसके भाई को असम के चीफ कमिश्नर की हत्या करने के आरोप में फांसी दे दी। और मणिपुर के इस मामलों में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित हुए। ये सिद्धांत थे उत्तराधिकार निश्चित करने और एक अधिकारी के विरुद्ध विद्रोह के मामले में हस्तक्षेप करने में भारत सरकार के अधिकार का दावा। दूसरा, सर्वोच्च सत्ता को यह अधिकार है कि वह उन लोगों को मृत्युदंड दे सकती है जिन्होंने अपने कानूनी अधिकारों में लगे एजेंटों की हत्या की है। इस तरह से इन दो प्रमुख मामलों से ब्रिटिश सरकार ने स्थापित किया कि न केवल वो राज्यों के शासकों को पदच्युत कर सकती है बल्कि उसके उत्तराधिकारियों को भी गद्दी से वंचित कर सकती है। अन्य जो दो मामले हैं पटियाला और हैदराबाद का, उसका हम अगले अध्याय में अगले व्याख्यान में उसका अध्ययन करेंगे।